वेलकम एवरीवन इन माय अनदर न्यू वीडियो। क्या मतलब कि ये मेरी पहली वीडियो है? चुप। हाँ, तो मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि पानी का रंग नीला क्यों होता है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, पर अगर ये स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है तो फिर एक पानी के ग्लास में पड़ा पानी कलरलेस क्यों होता है? कभी सोचा है? सेम सब्सटेंस है, सेम मॉलिक्यूल है, और अगर आप बोलोगे कि हम पानी के ग्लास को ओपन में रखेंगे तो उसके अंदर भी ब्लू कलर आएगा, नहीं। खुद रख के देख लो, नहीं आएगा। ये जो स्काई का रिफ्लेक्शन है, जो ये आंसर है ना, ये थोड़ा आलसी आंसर नहीं लगता है ना? स्काई का रिफ्लेक्शन सही है, बट बहुत पार्शियली सही है। पानी तो असली सवाल ये नहीं है कि हमको क्या दिखता है, असली सवाल ये है हमें ये चीज़ कैसे दिखती है ना? रिफ्लेक्शन का रोल होता है पर बहुत छोटा। रिफ्लेक्शन का रोल उतना होता है जितना तुम्हारी एक्स की लाइफ में था। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही छोटा रोल हो गया। इतना छोटा रोल भी नहीं होता है रिफ्लेक्शन का। अगर रिफ्लेक्शन मेन पर्पस होता तो फिर एक पानी के ग्लास के अंदर का पानी भी नीला ही होता, और एक बाल्टी के अंदर पड़ा पानी भी नीला ही होता। पॉन्ड का पानी नीला है और समुद्र का पानी नीला है, पर बाकी दोनों चीज़ों का पानी नीला नहीं है। ऐसा क्यों? इसका मतलब जस्ट रिफ्लेक्शन, स्काई का रिफ्लेक्शन एक बहुत ही इनकम्प्लीट आंसर है। तो अब हम इसकी तह तक जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलो, अब सनलाइट जो होती है वो वाइट कलर की होती है, वाइट लाइट पास करती है। सनलाइट वाइट लाइट होती है ना, पर वो एक्चुअली वाइट नहीं होती है, वो 7 कलर से मिलकर बनती है। अगर तुमने अपनी 7th की क्लास बंक ना की हो तो तुमको पता होगा कि एक वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं विद योर, है ना? तो इस जैसे ही सनलाइट वाटर के अंदर एंटर करती है, 2 मेन चीज़ें होती हैं, है ना? सबसे पहली चीज़ कि कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ कलर स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं, पानी के अंदर फैल जाते हैं, है ना? तो और फिर हमारी आइज़ को वो कलर्स रीच करते हैं जो कि स्कैटर करते हैं। वाटर कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और कुछ कलर्स को नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल भी आया होगा तुम्हारे मन में, है ना? नहीं आया है कोई बात नहीं, सुन लो यार, रीज़न है। हाँ, तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि वाटर सारे कलर्स को इक्वली एब्जॉर्ब नहीं करता है। कलर्स जैसे कि ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो, ये 4 कलर्स की वेवलेंथ वाटर की वेवलेंथ से मैच कर जाती है, इसीलिए ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना? और उनकी एनर्जी वे वाटर मॉलिक्यूल्स से मैच करती है, तो वे वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। तो ये कलर्स अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और वाटर के अंदर गुम हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और हमारी आंखों को नहीं दिखते। चलो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की वेवलेंथ एनर्जी को, वे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 2, उनके बीच की वेवलेंथ एनर्जी को इन 4 कलर्स ने मैच कर लिया, तो वो इनके बीच में घुस गए। ये 4 कलर्स की रेज इनके बीच में घुस गई, तो ये एब्जॉर्ब हो गए, है ना? तो इसीलिए ये घुल गए। जैसे हम पानी के अंदर चीनी घोल देते हैं तो वो पानी तब भी क्लियर ही दिखता है ना? तो ऐसा ही वाटर के साथ भी होता है, ठीक है? अब अगर कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ब्लू कलर स्कैटर क्यों करता है सबसे ज़्यादा? ब्लू कलर सबसे ज़्यादा फैलता क्यों है? जैसा कि हमने पहले बताया था, वाटर सारे कलर्स को इक्वली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सारे कलर्स की वेवलेंथ एनर्जी अलग डिफर करती है। ब्लू लाइट जो होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ एनर्जी होती है और वो इंटरैक्ट करता है टाइनी पार्टिकल्स के साथ, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब होने के बावजूद नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है ना? पर वो सारी डायरेक्शन में फैल जाता है, बाउंस होता है, स्कैटर करता है। इसे ही कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ब्लू कलर स्कैटर करता है ना, और वो वाटर के अंदर हर जगह फैल जाता है और हमारी आइज़ को रीच करता है। अब रमन इफेक्ट का इससे क्या कनेक्शन है? ये जो बिहेवियर है ये रमन इफेक्ट से क्लोजली रिलेशन रखता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं तो जब लाइट इंटरैक्ट करती है मॉलिक्यूल्स के साथ तो उनका स्मॉल पार्ट स्लाइटली चेंज होता है। रमन इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होना लाइट का, कलर चेंज होना लाइट का, है ना। तो क्या होता है, ब्लू कलर की रेज आती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होता आती है, वो चारों दिशा में फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं द रमन इफेक्ट। और ये इंटरैक्शन जो होता है एनर्जी और डायरेक्शन का, ये कंट्रीब्यूट करता है लाइट को स्कैटर करने में और कलर्स को विजिबल बनाने में। अब इसका रियल वर्ल्ड में लॉजिक क्या है, सुनो। तो एक ग्लास ऑफ वाटर में जो लाइट होती है वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाती, एक बकेट ऑफ वाटर में जो लाइट होती है वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाती, है ना, क्योंकि एरिया कम है, एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, स्कैटर भी कम होगा, तो इसीलिए कलरलेस दिखता है। पर ओशन डीपर होता है, पॉन्ड्स रिवर्स डीपर होते हैं, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ब्लू कलर डोमिनेट हो जाता है। चलो, हमने रमन इफेक्ट के बारे में तो जान लिया। अब रमन इफेक्ट को किसने खोजा? रमन इफेक्ट कहाँ से आया? रमन इफेक्ट एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट CV रमन ने खोजा था। ये आइडिया CV रमन ने स्टडी किया था। जब वो एक सी के सामने खड़े थे तब उन्होंने नोटिस किया कि यार सी का कलर नीला क्यों है। जब ज़्यादातर लोग इंजॉय करते हैं व्यू को, तब उन्होंने ये देखा कि सी का कलर नीला है, उसी पानी का कलर नीला है जो सेम पानी ग्लास के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है। और इस क्यूरियोसिटी ने उनको रमन इफेक्ट डिस्कवर करवाया और फिर वो इंडिया के पहले साइंटिस्ट बने 1928 में रमन इफेक्ट डिस्कवर करने के बाद, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के अंदर। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम गूगल पे सर्च करोगे तुमको नहीं मिलेगी। जब रमन सर ने इस रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था और भेज दिया था रिसर्च के लिए, तब वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा कि नवंबर में अनाउंस होने वाला नोबेल प्राइज़ उनको पता था कि उनको मिलेगा, इसलिए उन्होंने जुलाई में ही टिकट्स बुक करवा ली थी। सोचो कि वो इंसान कितना कॉन्फिडेंट होगा। और इसे कहते हैं ऑरा फार्मिंग। आजकल इन फालतू चीज़ों में ऑरा फार्मिंग ढूंढते हो, कभी पढ़ाई की चीज़ों में ऑरा फार्मिंग ढूंढ लो। नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट खेलना भी ज़रूरी है, ये सब करना भी ज़रूरी है ना, बट फालतू चीज़ें नहीं करा करो। अब फाइनल क्लैरिटी पे आते हैं। तो अब हम ना बहुत क्लियर है कि वाटर ब्लू होता है रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, वो ब्लू होता है क्योंकि कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ कलर स्कैटर हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस इस इफेक्ट को इन्हांस कर देते हैं, और यही कंप्लीट पिक्चर है ना। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। जब भी ये होता है हम नहीं देखते हैं, ये नेचर में अपने आप होता है ना। तो जब भी तुम लेक के पास या किसी भी रिवर के पास जाओ अगली बार, तो ध्यान से देखना, और सिवाय व्यू एंजॉय करने के इसके अंदर फिज़िक्स ढूंढना, थोड़ी बहुत पढ़ाई करना, है ना। और जब पीपल व्यू एंजॉय कर रहे होंगे तब तुम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और तभी तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा। अभी हमने एक ऐसा टॉपिक सीखा है जो कि तुम्हारे मैथ्स के होमवर्क से भी ज़्यादा टफ था, है ना। नेचर में हर जगह बहुत सारी साइंस छिपी है जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखती है, पर मैं ब्रेनी बाइट्स हम इसके बारे में बताते रहेंगे। सल्यूट, होप दिस हेल्प्स, बाय।